हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान क्लास 12 का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं इसका बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, पहला क का जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा पुमंग। चलिए अब जानते हैं ख। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। चलिए अब जानते हैं बहुविकल्पी प्रश्न नंबर ग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी। तो इसका सही उत्तर है इन दोनों में। अब जानते हैं बहुविकल्पी प्रश्न नंबर घ। लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी साहचर्य है शैवाल और कवक। दोस्तों, लाइकेन में शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। तो लाइकेन शैवाल और कवक का पारिस्थितिक अनुक्रम का एक सहजीवी साहचर्य है। चलिए बहुविकल्पी के बाद अब जानते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क। क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। दोस्तों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 47 होती है, जबकि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इस चित्र में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को दिखाया गया है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो उसके सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं उसमें एक क्रोमोजोम्स का नंबर बढ़ जाता है और इसलिए 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। दोस्तों, जिसको भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है उसके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। उसका शरीर बहुत लंबा हो जाता है और उसकी मस्कुलर बॉडी मेल्स में बहुत बड़ी हो जाती है। उसका हिप बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी टांगें लंबी हो जाती हैं, उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसका एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, उसका पेनिस और टेस्टिकल्स बहुत छोटा हो जाता है, उसमें प्यूबर्टी एज डिले हो जाता है यानी बहुत लेट में होता है, और उसके फेशियल और बॉडी हेयर्स प्यूबर्टी के बाद जो आते हैं वो कम आते हैं या किसी किसी केस में नहीं आते हैं। तो इसलिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में केवल एक गुणसूत्र बढ़ने के कारण ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बाद अब जानते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम किसी भी व्यक्ति में जब होता है तो उसमें गुणसूत्रों का एक जोड़ा जो होता है उसमें से उसका दोनों जोड़ों में से एक गुणसूत्र कम हो जाता है और इसलिए उसके शरीर में अब 46 गुणसूत्र न होकर के केवल 45 गुणसूत्र ही रह जाते हैं। तो जब 45 गुणसूत्र हो जाते हैं तो इसी को ही टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं टर्नर सिंड्रोम के भी कुछ मुख्य लक्षण। दोस्तों, इसमें उस स्त्री की बॉडी बहुत छोटी रह जाती है, उसमें लो हेयर लाइन हो जाते हैं, शील्ड शेप्ड थोरैक्स हो जाता है, वाइडली स्पेस्ड निपल्स रह जाते हैं, शॉर्ट एंड मेटाकार्पल, स्मॉल फिंगर नेल्स, ब्राउन स्पॉट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फेशियल फीचर्स, फोल्ड ऑफ स्किन, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एओर्टा, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एल्बो डिफॉर्मिटी, रूडिमेंट्री ओवरीज, गोनेडल स्ट्रिक, अंडर डेवलप्ड गोनेडल स्ट्रक्चर्स, नो मैंसुरेशन। दोस्तों, किसी को भी जब टर्नर सिंड्रोम हो जाता है तो वो महिला सेक्सुअली इमेच्योर रह जाती है, उसमें कोई भी मैंसुरेशन नहीं होता है और उसकी ओवरीज भी अनडेवलप रह जाती है। इसलिए ऐसी औरतें बच्चा पैदा करने में इनकैपेबल होती हैं और ये अपनी अगली पीढ़ी को जन्म नहीं दे पाती हैं। चलिए अब जानते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न ख। नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। दोस्तों, शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए नर जर्म कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है
और अर्धसूत्री विभाजन होने से ही नरजन्म कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण हो पाता है। चलिए अब जानते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न ग। परागकण मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? दोस्तों, परागकण मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी 2n होती है। जब भी परागकण मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे n नंबर के युग्मक का फॉर्मेशन होता है, लेकिन परागकण मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड यानी द्विगुणित यानी 2n नंबर में होती हैं। चलिए अब जानते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न घ। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। दोस्तों, डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ने वाले एंजाइम का नाम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, जिसको इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम को आनुवंशिक विज्ञान का कैंची भी कहा जाता है, क्योंकि इससे मनचाही जगह से हम डीएनए के खंडों को आसानी से कट कर सकते हैं। चलिए अब अंत में जानते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न अंग। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं? दोस्तों, ऐसे पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से और CO2 की मदद से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो ऐसे पौधों को CAM पौधे कहा जाता है। CAM का फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये वे पौधे होते हैं जो CO2 को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बदलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है CO2 प्लस H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से C6H12O6 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो पाता है। तो ऐसे पौधों को CAM पौधे कहते हैं। चलिए अब जानते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न तीसरा के क का उत्तर। पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण कुछ इस प्रकार से होता है कि मेल में 16 और ZZ गुणसूत्र होते हैं, जबकि फीमेल में 16 प्लस ZW गुणसूत्र होते हैं। जब मेल में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है तो उसके युग्मक 8 प्लस Z और 8 प्लस Z बनाते हैं। इसी प्रकार से फीमेल में 8 प्लस Z और 8 प्लस W ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो जब मेल के स्पर्म्स और फीमेल के ओवा आपस में फ्यूज होते हैं तो 16 प्लस ZZ और 16 प्लस ZW यानी 16 प्लस ZZ मेल और 16 प्लस ZW फीमेल बनती हैं। इसी तरह से दूसरा गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो फिर 16 प्लस ZZ और 16 प्लस ZW यानी 16 प्लस ZZ मेल और 16 प्लस ZW फीमेल बनती हैं। तो इस तरह से बर्ड्स में जो मेल होते हैं वो होमोजाइगोटिक होते हैं, यानी उनके दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन फीमेल्स हेट्रोजाइगोटिक होती हैं और उनमें सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग यानी Z और W होता है। तो जब भी 16 प्लस ZZ स्पर्म्स आपस में मिलते हैं तो मेल बनता है, लेकिन जब 16 प्लस ZW फॉर्म होता है तो इससे फीमेल का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब जानते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न ख। वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों, वॉटसन और क्रिक ने DNA का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। डबल हेलिकल मॉडल में वॉटसन और क्रिक ने ये बताया था कि DNA डबल हेलिकल यानी दो हेलिक्स से मिलकर बना होता है। उसके हेलिक्स का फॉर्मेशन शुगर और फॉस्फेट से होता है, लेकिन दोनों हेलिक्स आपस में नाइट्रोजन बेसिस से कनेक्ट होते हैं। एक हेलिक्स का एडेनिन दूसरे हेलिक्स के थायमिन के साथ और एक हेलिक्स का गुआनिन दूसरे हेलिक्स के साइटोसिन के साथ आपस में जुड़े होते हैं। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ
आपस में कनेक्ट होते हैं। दोस्तों, जो भी डीएनए होते हैं उनके दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और 10 बेस पेयर के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इस डीएनए की विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम होती है। चलिए अब जानते हैं लघु त्रिप्रश्न ग, प्रतिरक्षा क्या है। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। प्रतिरक्षा हम सभी के शरीर पर वातावरण में उपस्थित अनेक प्रकार के विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी, प्रोटोजोआ तथा अन्य परजीवी जंतुओं का आक्रमण होता रहता है। इसके अतिरिक्त सांस द्वारा हवा के साथ और भोजन व पानी के साथ भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। पर्यावरण से अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ भी शरीर में पहुंचते हैं। यह सभी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इन संक्रमण से बचने के लिए शरीर में अनेक रक्षात्मक साधनों का विकास हुआ है। यह सभी साधन हमारे शरीर का रक्षा तंत्र बनाते हैं। इनसे प्राप्त रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहते हैं। अर्थात यदि हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश कर जाता है तो हमारे शरीर की उन रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहते हैं और इसके लिए हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षी तंत्र मौजूद होता है जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करता है। चलिए अब जानते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न घ, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। दोस्तों, जब आर्किड का पौधा आम के पेड़ पर उगता है तो इसे सहभोजिता की कैटेगरी में रखा जाता है। जब एक जीव या पौधा बिना दूसरे जीव या पौधे को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित होता है तो इसे सहभोजिता कहते हैं। जैसे आर्किड का पौधा एक अधिपादप पौधा है। अधिपादप पौधे स्थान परजीवी होते हैं। यह दूसरे पौधों पर उगते हैं परंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उस पौधे को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं। यह पौधे अपनी आर्द्रताग्राही लटकने वाली जड़ों की मदद से वायुमंडल से नमी का अवशोषण करते रहते हैं। अर्थात जब आर्किड का पौधा आम के पौधों पर उगता है तो वह आम के पौधे को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाता है, बस उसके शरीर पर उगा रहता है और अपना भोजन और नमी को वो अवशोषित करता रहता है। तो इस तरह से आम के पौधे को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार की अनुक्रिया को सहभोजिता कहा जाता है। चलिए अब अंत में जानते हैं लघु त्रिप्रश्न अंग, जो है जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको पारितंत्र की जैविक अनुक्रिया को समझाया गया है। इसमें सूर्य हरे पौधों को अपना प्रकाश दे रहा है जिससे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। इनको प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी हैं वो लेते हैं, फिर उनको द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी जीव होते हैं वो खाते हैं और फिर उनको तृतीयक उपभोक्ता जिसको शीर्ष मांसाहारी जीव कहा जाता है वो खाते हैं। और जब ये सारे जीव मरते हैं तो अपघटक उनका अपघटन करते हैं जिससे कि वो सड़ गल करके फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधे उनको बाद में अवशोषित कर लेते हैं। इस बात को समझाने के लिए यह एक तालाब का पारितंत्र है। दोस्तों, इस पारितंत्र में सूर्य अपनी ऊर्जा को दे रहा है जिसमें जल में रहने वाले छोटे छोटे पादप प्लवक यानी छोटे छोटे पौधे जो उत्पादक हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। ये जंतु प्लवक यानी शाकाहारी जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो खाते हैं। उनको फिर मांसाहारी जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो खाते हैं। फिर उनको तृतीयक उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं वो होते हैं। और जब ये सारे जीव मरते हैं तो उस जल में रहने वाले जीवाणु और कवक अपघटनकर्ता का काम करते हैं और उनको सड़ा गला करके समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह से हर पारितंत्र में उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता और उसके साथ साथ अपघटक भी होते हैं। चलिए अब जानते हैं लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड, यानी 4 के क का उत्तर। लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। चलिए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर।
लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर होता है। पहला, लघु बीजाणुधानी यह बाह्य त्वचा, मध्य स्तर तथा टैपिटम से घिरी रहती है, जबकि गुरु बीजाणुधानी बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी रहती है। इसी प्रकार दूसरा अंतर है कि लघु बीजाणुधानी परागकण मातृ कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि पराग कोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं। इसी तरह से तीसरा अंतर है, सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक पराग कणों का निर्माण होता है, जबकि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसी तरह से चौथा अंतर है कि पराग कोश के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जबकि गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है जो मादा युग्मकोद्भिद बनाते हैं। तो यह है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। चलिए अब जानते हैं लघु उत्तरी प्रश्न 4 के ख का उत्तर, जो है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। दोस्तों, हमारे समाज में जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो इसके लिए केवल दोष महिलाओं को ही दिया जाता है, जो सही नहीं है। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से यह देखिए कि पिता के गुणसूत्र XY होते हैं, जबकि माता के गुणसूत्र XX होते हैं, यानी पिता के पास ही Y गुणसूत्र होता है। जब पिता का X गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की बनती है, लेकिन जब माता का X गुणसूत्र और पिता का Y गुणसूत्र जब आपस में मिलते हैं तो इससे लड़के का जन्म होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा ही बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, यानी जब पिता का X गुणसूत्र मिलेगा तो लड़की बनेगी और जब पिता का Y गुणसूत्र बनेगा तो लड़का बनेगा। तो इसमें लड़की पैदा होने पर महिलाओं का कोई दोष नहीं है, बल्कि पुरुष और महिला दोनों की बराबर बराबर भागीदारी होती है। चलिए अब जानते हैं लघु उत्तरी प्रश्न 4 के ग का उत्तर। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, जिन्होंने आनुवंशिकता के लिए 3 नियम दिए हैं, जिसमें से पहला नियम है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी मेंडल का प्रभाविता का नियम। यह एक संकर संकरण पर आधारित था। जब मेंडल ने एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे को आपस में संकरण कराया तो उन्होंने यह देखा कि F1 जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे लंबे पौधे ही दिखाई देते हैं, यानी लंबा वाला गुण पौधे का प्रभावी लक्षण था, जबकि बौना वाला गुण उसका अप्रभावी लक्षण था। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी की संतानें पैदा होती हैं तो सारे की सारी संतानों में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं और इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। मेंडल की प्रभाविता को नियम को इस आरेखों के द्वारा बताया गया है, जैसे पेरेंट्स लंबा और बौना है, लंबा प्रभावी लक्षण है जबकि बौना उसका अप्रभावी लक्षण है, और उसके गैमेट बनते हैं टी और स्मॉल टी। लेकिन जब F1 जनरेशन में नर और मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं तो जितनी भी संतानें पैदा होती हैं सब के सब हेट्रोजाइगस टॉल यानी लंबे पैदा होते हैं और ये सब विषम युग्मजी होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसी को ही मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा था। चलिए अब जानते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न 4 के ग का उत्तर। डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। दोस्तों, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल कुंडली संरचना को दिया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि जब एक डीएनए की प्रतिकृतिकरण से 2 डीएनए का निर्माण होता है तो वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसका मतलब होता है कि जनक डीएनए की दोनों कुंडलिनियाँ जब अलग अलग होती हैं तो एक कुंडलिनी एक नए डीएनए में चली जाती है और दूसरी कुंडलिनी दूसरे नए डीएनए में चली जाती है। तो इस तरह से जनक कुंडलिनी के दोनों हेलिक्स 2
नए अलग अलग डीएनए में पहुंच जाते हैं। और इस तरह से इसी को सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि जनक डीएनए का एक हेलिक्स एक डीएनए में जबकि दूसरा हेलिक्स दूसरे डीएनए में चला जाता है, यानी आधा आधा हिस्सा दोनों नए डीएनए में जाता है। इसे ही सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न कहा जाता है। दोस्तों चलिए इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वॉटसन और क्रिक को ऐसा क्यों लगा कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसका पहला कारण ये है कि एडेनिन ए हमेशा गुआनिन जी से व थायमिन टी हमेशा साइटोसिन सी से हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। ए हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा टी से जुड़ता है, जबकि गुआनिन 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। इसका दूसरा कारण है कि डीएनए के दोनों रज्जुक एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अर्थात एक रज्जुक 5 से 3 दिशा में होती है जबकि दूसरा 3 से 5 दिशा में होता है। इसी तरह से तीसरा भी प्रमुख कारण है कि एक रज्जुक का एडेनिन दूसरे रज्जुक के थायमिन से, जबकि एक रज्जुक का गुआनिन दूसरे रज्जुक के साइटोसिन से जुड़ा होता है। दोस्तों इन कारणों के कारण ही वॉटसन और क्रिक को ऐसा लगा कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी जनक डीएनए के दोनों हेलिक्स 2 अलग अलग नए डीएनए में पहुंच जाते हैं। चलिए लघु उत्तरी प्रश्न के बाद अब जानते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो 7वें नंबर पे है वो है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। दोस्तों यह चित्र मनुष्य के नर जनन तंत्र का फिगर है। मनुष्य के नर जनन तंत्र में 2 गुलाबी रंग के वृषण यानी टेस्टिस होते हैं। दोस्तों मनुष्य के नर जनन तंत्र का वृषण ही सबसे मुख्य भाग होता है, क्योंकि इसी में शुक्राणुओं का निर्माण और शुक्राणुओं का संचय होता है, और यह मेल के एंड्रोजन हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करता है, जिसमें मुख्य हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी शो करने का काम करता है। तो इसलिए यह जो वृषण होता है मनुष्य के नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग होता है, क्योंकि इसी में शुक्राणुओं का निर्माण और मेल के एंड्रोजन हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों वृषणों से निकली हुई एक नलिका होती है जिसको शुक्रवाहक नलिका कहते हैं। यह एक ऐसी नली होती है जो वृषणों से शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करती है। तो क्योंकि इस नली के द्वारा शुक्राणु वृषण से पहुंचते हैं, यानी वृषणों से ले जाने का काम शुक्राणुओं को ये नली करती है, तो इसलिए इसे शुक्रवाहक नलिका भी कहा जाता है। दोस्तों दोनों तरफ की शुक्रवाहक नलिका जिस जगह पे जा कर के आपस में मिलती हैं उस जगह को शुक्राशय कहा जाता है, और शुक्राशय में जा कर के दोनों तरफ के शुक्रवाहिनीय नलिकाएं आपस में जाके मिलती हैं, और यह दोनों नलिकाएं यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के बगल से होकर के शुक्राशय में जाके मिलने का काम करती हैं। उसके बाद से शुक्राशय के बाद एक लंबा सा मैथुन अंग होता है जिसको पेनिस या शिश्न कहा जाता है, और इसमें से ही एक पतली सी नली निकली होती है जिसको यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग कहा जाता है। यह एक ऐसा कॉमन रास्ता होता है जिससे मूत्र और शुक्राणु दोनों के दोनों निकलने का काम करते हैं, और यह एक ऐसा मैथुन अंग होता है जिसके माध्यम से ही पुरुष के शुक्राणु मादा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रवेश करने का काम करते हैं। तो इस तरह से चित्र के माध्यम से आपने यह देखा कि मनुष्य के नर जनन तंत्र में एक जोड़ा वृषण होता है, उसके अलावा एक जोड़ी शुक्रवाहिनी नलिकाएं होती हैं जो मूत्राशय के ऊपर से जा कर के शुक्राशय में मिलती हैं, और उसके बाद से शिश्न में से गुजरती हैं, जिसमें एक ही रास्ता होता है जिधर से मूत्र और शुक्राणु दोनों के दोनों निकलने का काम करते हैं। तो यह एक मनुष्य के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र और उसकी व्याख्या हुई। चलिए अब जानते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न 7 का अथवा का दूसरा प्रश्न। पुष्पी पौधों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है। दोस्तों इसमें एपिडर्मिस के नीचे की अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जिसमें बहुत तेज़ी से विभाजन होता है,
और विभाजन की प्रक्रिया में ही उसमें आर्किस्पोरियल सेल बनती हैं। इस आर्किस्पोरियल सेल में जब विभाजन होता है तो एपिडर्मिस की तरफ प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनती हैं और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं। जब प्राइमरी पैराइटल सेल्स में डिवीजन होता है तो इससे तमाम तरह की लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको एंडोथीसियम सेल और मिडिल लेयर्स कहा जाता है। और जब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में डिवीजन होता है तो इससे बहुत सारे डिवीजन होने के बाद फाइनली उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और एंडोथीसियम सेल से बहुत सारी लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जो लेयर्स कुछ ऐसे हैं कि सबसे ऊपर की लेयर को एपिडर्मिस, उसके नीचे की लेयर को एंडोथीसियम और उसके नीचे की लेयर को मिडिल लेयर्स कहा जाता है और सबसे लास्ट की लेयर को टैपेटम कहा जाता है। ये टैपेटम ही ऐसी लेयर्स होती हैं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को नरिश या पोषण देने का काम करती हैं और उसको नरिशमेंट देती रहती हैं। इस चित्र में लघु बीजाणु जनन के बाद बनी हुई बीजाणुधानी का एक सचित्र वर्णन है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस, उसके नीचे की 2-3 लेयर्स को कहते हैं एंडोथीसियम, उसके बाद होती है मिडिल लेयर्स और सबसे लास्ट की लेयर को टैपेटम कहते हैं। इस चित्र में 4 अलग अलग बीजाणुधानियाँ बनी हुई हैं। इन चारों बीजाणुधानियों में बहुत सारे पोलन ग्रैंस बनते हैं जो टेट्राड्स यानी चतुष्क के रूप में होते हैं और यही पोलन ग्रैंस जब बाद में विकसित होते हैं तो इसी में नर युग्मक का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब जानते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न नंबर 8 जो है आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए जानते हैं आनुवंशिक कूट, जिसे जेनेटिक कोड भी कहते हैं। यह डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स के उस ग्रुप को जिसमें किसी एक एमिनो अम्ल के लिए कोड या संदेश होता है कोडॉन कहते हैं। इस प्रकार आनुवंशिक संकेत पद्धति में कुल 4³ इज इक्वल 4 × 4 × 4 यानी 64 यानी 64 कोडॉन होते हैं। दोस्तों यह चित्र मनुष्य में पाए जाने वाले सारे 64 के 64 जेनेटिक कोड का एक चित्र है। इसमें जो नाइट्रोजनस क्षार 4 प्रकार के होते हैं वो UCAG होते हैं और यह आपस में जब 3-3 के ग्रुप में आपस में मिलते हैं तो इसी मिलने की प्रक्रिया से जेनेटिक कोडॉन बनता है। और कोई भी जेनेटिक कोड 3 अलग अलग नाइट्रोजन क्षारकों का एक उचित क्रम होता है और इससे विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल बनते हैं। चलिए अब जानते हैं जेनेटिक कोड की विशेषताओं के बारे में। जेनेटिक कोड की पहली विशेषता होती है कि प्रत्येक कोडॉन मैसेंजर आरएनए के 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के एक विशिष्ट अनुक्रम का बना होता है। इसे ट्रिपल कोड कहते हैं। दूसरा विशेषता है कि 2 संलग्न कोडॉन के बीच कॉमा नहीं होता है। तीसरी विशेषता है कि जेनेटिक कोड वायरस, बैक्टीरिया तथा एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों आदि सभी में समान होता है। और चौथी विशेषता है कि केवल 2 एमिनो अम्ल मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के लिए एक कोडॉन होता है। शेष एमिनो अम्ल के लिए 2 या 2 से अधिक कोडॉन होते हैं। चलिए अब जानते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न 8 का दूसरा अथवा जो है मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के लिए 3 अलग अलग नियम दिए थे, जिसमें से पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। दोस्तों प्रभाविता का नियम ये है कि जब भी कोई प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण का आपस में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब इन हेट्रोजाइगस प्रथम पीढ़ी के प्रभावी लक्षणों को
जब द्वितीय पीढ़ी में संतान उत्पन्न की जाती है तो द्वितीय पीढ़ी में 3 संबंधी 1 का फिनोटाइप का रेशियो प्राप्त होता है, जबकि जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 का प्राप्त होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण साथ साथ रहते हुए भी इतने शुद्ध थे कि वो दूसरी पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं। तो इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। और क्योंकि प्रथम पीढ़ी में एक साथ रहने के बाद भी वो शुद्ध के शुद्ध रह जाते हैं और जब युग्मक का निर्माण होता है तो वो शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न 9 जो है, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों, पृथ्वी के सभी जीवों में यह शक्ति होती है कि वह जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेते हैं। तो जीवों के अंदर इसी शक्ति को कि वह वातावरण के परिस्थितियों के हिसाब से अपने शरीर में बदलाव कर लेते हैं, इसे ही अनुकूलन या पारिस्थितिक अनुकूलन कहा जाता है। जैसे इस चित्र में देखिए, इसमें मछलियां हैं जो पानी में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर ली हैं। और इस चित्र में आपको एक ऊँट को दिखाया जा रहा है। ऊँट रेगिस्तान में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लिया है, जिसके लिए उस ऊँट के अंदर तमाम कुबड़ होते हैं और वह पानी को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, जिसलिए उसके शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाती। इसके अलावा उसके पैर लंबे होते हैं। तो इस तरह से ऊँट मरुस्थल में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लिया है, तो इसे ही अनुकूलन कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न 9 का अथवा का दूसरा प्रश्न जो है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं। दोस्तों, धरती पे पाए जाने वाले सभी जीव अपने अलग अलग प्राकृतिक आवास में रहते हैं और उस प्राकृतिक आवास में रहने के लिए उनके शरीर में तमाम तरह के चेंजेस या बदलाव हो जाते हैं, जिसे पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। उस पारिस्थितिक अनुकूलन के कारण ही सभी जीव अपने उस पारितंत्र में आसानी से रह लेते हैं। जैसे जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर होते हैं वो जंगल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं और इसलिए उनके शरीर में उसके लिए तमाम तरह के बदलाव होते हैं। लेकिन कोई भी जीव जिस पारिस्थितिक वातावरण में रहता है उसमें कई सारे कारणों की वजह से उसकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। इसकी संख्या घटने में पौधों और जीव यानी जंतु दोनों हैं। जंतुओं की संख्या भी तेज़ी से घटती चली जा रही है और उसके साथ साथ पौधों की संख्या भी तेज़ी से घटती चली जाती है। तो जब जीव और जंतु दोनों के दोनों इस धरती से धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाते हैं और उस पारितंत्र में रहने के लिए अनुकूलित नहीं रह जाते हैं, तो इसे ही जैविक क्षति कहा जाता है। दोस्तों, जैविक क्षति से हमारा पारितंत्र पूरी तरह से डिस्टर्ब होता चला जा रहा है और जीवों को इस धरती पर रहने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, जैसे कि ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाली पेंगुइन आजकल विलुप्तता के कगार पर पहुंचने पर खड़ी हैं, क्योंकि पेंगुइन एक ऐसी प्राणी है जिनको रहने के लिए हमेशा बर्फ़ या ठंडा माहौल चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यानी हरित गृह प्रभाव की वजह से जितनी भी ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ जमी है और वो सारी की सारी बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती चली जा रही है। तो इसलिए इन पेंगुइन्स को रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण पेंगुइन की संख्या खतरे में पड़ती चली जा रही है। तो आखिर जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हैं, इसको चलिए जानते हैं। इसमें पहला कारण है पेड़ों की कटाई, दूसरा कारण है मानव की जनसंख्या में वृद्धि, इसी प्रकार तीसरा मुख्य कारण है शिकार, चौथा मुख्य कारण है भोजन व सुरक्षा के लिए अतिदोहन, पांचवा प्रमुख कारण है प्रदूषण, छठवां प्रमुख कारण है आवासीय क्षति, सातवां प्रमुख कारण है विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण, आठवां प्रमुख कारण है सह विलुप्तता, नौवां प्रमुख कारण है नियमों का अतिक्रमण, 10वां प्रमुख कारण है अन्य कारण जिसमें बाढ़, सूखा, भूकंप, पौधों का व्यापार आदि आता है। तो जैव विविधता के क्षति के बहुत सारे कारण हैं, जिनके कारण से जीवों की संख्या इस धरती पर दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है और
पारितंत्र गड़बड़ होता चला जा रहा है और जीवों को रहने में बहुत असुविधा महसूस हो रही है। जैसे इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में इस मनुष्य के द्वारा इस पेड़ को काटा जा रहा है। दोस्तों, जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, घर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, कोई शॉपिंग मॉल या रेलवे स्टेशन या और भी कोई भी तरह की चीज़ें बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करता है, तो इससे उस जंगल में उस पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले जीवों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जिस कारण से जैव विविधता बहुत तेज़ी से घटती चली जा रही है। तो पेड़ों की कटाई करना जीवों की क्षति का सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि यह पेड़ पौधे सभी जीवों को ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा दूसरा एक और प्रमुख कारण वो है कि हम मनुष्य बहुत तेज़ी से प्रदूषण को फैलाते चले जा रहे हैं, जिससे जीवों को रहने में बहुत सारी असुविधा महसूस हो रही है, उसको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से जीवों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। तो हम मनुष्यों के कारण ही जीवों की क्षति का एक प्रमुख कारण है कि हम मनुष्य उनके लिए एक ऐसा वातावरण नहीं दे पा रहे हैं कि जिससे उनकी संख्या बढ़ती चली जाए। तो इसलिए मनुष्य के कारण ही जीवों की संख्या बहुत ही तेज़ी से घटती चली जा रही है और इसमें पेड़ों की कटाई और प्रदूषण एक प्रमुख कारण है। तो दोस्तों, आज का मॉडल पेपर बायोलॉजी का कक्षा 12 का ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको यह ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।